नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से राम गायकवाड़। आज हम बात करेंगे ग्रो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर पारस मातलिया सर से, और उनसे हम ये जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्रिएशन जर्नी में एसेट एलोकेशन और बिहेवियर, इन्वेस्टर का बिहेवियर, ये कितना इम्पोर्टेंट है और कितना महत्वपूर्ण है। तो पारस सर का लास्ट 7-8 ईयर्स से इक्विटी मार्केट में रिसर्च है, और वो एज अ फिनटेक कंपनी और टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट या स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया उसमें जाने माने रह चुके हैं। और एज अ क्वालिफिकेशन उन्होंने पहले सीए किया, उसके बाद सीएफए किया है, और पिछले 8-10 साल से तो वो इक्विटी मार्केट में एनालिस्ट, और वहाँ से आज ग्रो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर यहाँ तक आए हैं। तो वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि किसी भी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में अगर इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बनानी है तो उसमें एसेट एलोकेशन ये कितना महत्वपूर्ण है। एसेट एलोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने 3-4 स्टडीज ऐसी देखी है जो ऐसा कहता है कि आपका जो लॉन्ग टर्म रिटर्न बनता है उसके पीछे के जो कारण है 75 to 90% जो कारण है दैट कम्स फ्रॉम एसेट एलोकेशन। यानी जो हम सोर्स का बात करते हैं, रिटर्न के सोर्स का, तो वो आपका एसेट एलोकेशन है, जबकि 10 से 25% इज एवरीथिंग एल्स। तो एसेट एलोकेशन इज सो इम्पोर्टेंट कि अपना लॉन्गर टर्म में कैसा रिटर्न बनेगा वो सारी चीजें एसेट एलोकेशन से डिसाइड होती है। अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल मेरा 70% अगर एफडी में है, 30% मेरा इक्विटी में है, तो मेरा रिटर्न करीबन 9-10% बनेगा। लेकिन हम उसको उल्टा कर दें कि 70% इक्विटी में है, 30% एफडी में है, तो मेरा रिटर्न काफी इससे ज्यादा दिखेगा। तो कहाँ कितना एसेट एलोकेटेड है हमारा, वो हमारा रिटर्न काफी हद तक ड्राइव करता है। तो इसीलिए एसेट एलोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जनरल एक ऑब्जर्वेशन देखा जाता है कि अगर किसी भी फैमिली का या किसी भी आदमी का अगर एसेट एलोकेशन देखा जाए तो उसका रहने वाला घर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। 70-80% बचा हुआ गोल्ड में है, राइट, और उसमें से बचा हुआ बैंक एफडी में है। सही बात है। तो इक्विटी, प्योर इक्विटी एलोकेशन या म्यूचुअल फंड, इसमें तो 25-30% वाले बहुत ही रेयर आदमी है आज भी, अगर ओवरऑल एसेट एलोकेशन देखते हैं। सही बात है। और जो कि हम एक्चुअल रिटर्न बनाते हैं एसेट एलोकेशन से, और जिसका रोल है 80-90%, राइट। लेकिन जनरल इन्वेस्टर फोकस करता है स्टॉक पर, जिसका स्टॉक सिलेक्शन पर, और जिसका रोल है 5-8%, 10%, जो कि फोकस करना चाहिए एसेट एलोकेशन पर, लेकिन फोकस होता है रिटर्न और स्टॉक सिलेक्शन पर, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि सारे व्यूअर ने भी अपना एक एसेट एलोकेशन देखना चाहिए कि मेरा रियल इस्टेट में कितना है, गोल्ड में कितना है, एफडी में कितना है। सही बात है कि तभी वेल्थ बनेगी, तभी वेल्थ बनेगी। एंड आपने जैसे कहा कि आज सिर्फ हम इक्विटी स्टॉक्स ही देख रहे हैं क्योंकि इंडिया में इक्विटी मार्केट्स बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन पहले ऐसे समय आए हैं जहां पे 4-4, 5-5 साल इक्विटी में कुछ भी पैसा नहीं बना है। yes. तो इसीलिए एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपका पूरा ही पैसा कहीं एक जगह पे है और वो एसेट क्लास 4-5 साल अगर कहीं कुछ नहीं जाता है तो आपका कोई रिटर्न नहीं बनता है, आपका जो पैसा है वो शायद कम भी हो सकता है। तो इसीलिए अलग अलग एसेट क्लासेस में होना जरूरी है। तो अभी जैसे 2000 to 2025 अगर लेते हैं ओवरऑल 25 साल, तो 25 साल में जनरली 2002 से 2004 तक ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न थे। सही बात है। 2004 से 2007 तक 30% सालाना रिटर्न थे। फिर से 8-9 में 60% माइनस, फिर 10-11-12 3-4% रिटर्न थे। सही बात है। उसके बाद 15 से लेके 19 तक अच्छे रिटर्न आए, डबल डिजिट। उसके बाद 19 में 40% डाउन था, उसके बाद 22 में फ्लैट था, 23 में 50% प्लस आए, 24 में फिर से 20-22% रिटर्न आए, और अभी 25 में निग्लिजिबल या फ्लैट है 1 या 2%। परफेक्ट, राइट। तो ये पूरे साल का अगर कोई इक्विटी में बैठा है और कोई एसेट एलोकेशन टाइप प्रोडक्ट में गया है, मल्टी एसेट या एसेट एलोकेशन टाइप प्रोडक्ट में, तो उसमें रिटर्न और ओवरऑल ग्रोथ का क्या एक्सपीरियंस रहा है?
सो जनरली अगेन जैसा आप एलोकेट करोगे रिटर्न आपका वैसा दिखेगा। एक सिंपल पिछले 4-5 साल की अगर हम बात करें तो उसमें सबको यही लगता है कि इक्विटी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन अगर हम डेटा देखेंगे तो पिछले 4 में से 2 सालों में गोल्ड ने इक्विटी से ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें तो उसमें सिल्वर ने इन द म्यूचुअल फंड कैटेगरी सिल्वर ईटीएफ ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। तो लॉन्गर टर्म में अगर हम देखें तो इंडियन इक्विटीज नो डाउट बहुत अच्छे हैं। तो हमने एक बेंचमार्क क्रिएट किया है जहां पे हम 60% निफ्टी 500 लेते हैं टीआरआई, 30% क्रिसिल बॉन्ड इंडेक्स फंड लेते हैं, 5% गोल्ड, 5% सिल्वर, और ये हमने 2010 से लेके अभी 2025 तक देखा है। तो हमने ये देखा है कि निफ्टी 500 का जो रिटर्न बना है वो करीबन 13.13% है, जबकि ये जो मैफ बेंचमार्क है जो आप प्लेन सिंपल स्टैटिक है कि 60%, 30%, 5%, 5%, तो यहाँ पे आपका जो रिटर्न बना है वो करीबन 12% बना है। लेकिन यहाँ पे देखने जैसी बात यह है कि इक्विटी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी वॉलेटिलिटी है वो काफी हाई रही है, यानी उसमें जो मूवमेंट है वो माइनस भी जाता है और 80% ऊपर भी जाता है, राइट। तो जब आप एक मल्टी एसेट का ये बेंचमार्क का स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं तो दैट इज एट अराउंड 12.25%। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत लो है, जिससे जैसे हमने बात की कि इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टिंग में इमोशनल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरल जो हम बात करते हैं फाइनेंस को लेके तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब बहुत आपका जो नेटवर्थ है अगर बहुत वेरी होता है तो आपकी इमोशंस भी साथ में बहुत ऊपर नीचे होते हैं। तो अगर वॉलिटिलिटी कम है तो इमोशंस भी कम ऊपर नीचे होते हैं और थोड़े बेटर डिसीजंस हम ले पाते हैं। तो इस कारण से अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो ये आपको इमोशनली भी बहुत बेटर आप डिसीजंस ले पाते हैं व्हेन इट कम्स टू मनी। अगर एक हम एग्जांपल देखें तो कोविड का जो फॉल आया था उसमें आपका जो निफ्टी 500 टीआरआई है वो ऑलमोस्ट 40% से गिरता है। सेम पीरियड में गोल्ड जो है मतलब टॉप टू बॉटम करीबन 10-11% ही गिरता है। तो अगर ऐसे अलग अलग एसेट क्लासेस है आपके पोर्टफोलियो में तो आपको इन तरह के सिचुएशंस में काफी हेल्प कर सकता है। ओके तो अभी जैसे ये मल्टी एसेट कैटेगरी या मल्टी एसेट फंड जो हम मार्केट में देखते हैं तो ये इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितना अहमियत रखते हैं और कितनी इनकी जरूरी है? सो ये हर एक इन्वेस्टर के लिए ऑब्वियसली अलग अलग रहेगा, लेकिन जनरली अगर हम हमारा पूरा पोर्टफोलियो देखते हैं तो उसमें हमेशा ही अलग अलग एसेट क्लासेस होने चाहिए डिपेंडिंग ऑन कि हमारा टाइम होराइजन क्या है, हम कितनी रिस्क ले सकते हैं। बट ऑन एन एवरेज अगर आपका 5-6 साल का व्यू है तो मल्टी एसेट जो हम फंड की बात करते हैं या एक डाइवर्सिफाइड एसेट क्लास की बात करते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में हमेशा ही अराउंड जो इक्विटी जो है हमने देखा है कि हिस्टोरिकली बेस्ट रिटर्न दिया है, तो इक्विटी नो डाउट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। गोल्ड सिल्वर का भी थोड़ा एक्सपोजर, जब हम इंडियंस की बात करते हैं तो गोल्ड का तो एक्सपोजर आ ही जाता है। रियल एस्टेट हम अगर देखते हैं तो रियल एस्टेट जो है हमारे नेटवर्थ का सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो वही है कि थोड़ा उसको और बैलेंस्ड करना चाहिए, थोड़ा उसको एक किसी एसेट क्लास में पूरा चला जाए वैसा नहीं करना चाहिए, ताकि लॉन्गर टर्म में एक रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे बेटर रिटर्न मिल सकता है। तो मैंने जो 25 साल की जर्नी बताई, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और वो अप डाउन के कारण ही लोग डर के भाग जाते हैं, सही बात है, इन्वेस्ट नहीं करते। अभी जैसे सर ने बताया कि पिछले 20 साल में 20-25 साल में मल्टी एसेट या एसेट एलोकेशन कैटेगरी जो हो उनके रिटर्न है अराउंड 12%। बेंचमार्क का मतलब जो हमने बेंचमार्क क्रिएट किया है ये भी किसी एक्सपर्ट ने 13-14 भी दिए होंगे। सही बात है, और एक्चुअल दिए है। सही बात है, पिछले 20 साल से जो भी मल्टी एसेट या स्ट्रेटेजिक एलोकेशन है उन्होंने दिए हैं। तो हमें एज ए इन्वेस्टर ऐसे देखना चाहिए कि हमने पिछले 20 साल में या 15-25 साल में अगर बैंक में एफडी किया है तो एवरेज रिटर्न आए है 8%। पीपीएफ अगर किया है पिछले 20 साल से तो एवरेज रिटर्न है 8.5%। अभी यहाँ पर 12%, मतलब इसको 4% ही ज़्यादा दिया। ऐसा ना देखते हुए मेरा कहना है या मेरा मानना है कि जो ट्रेडिशनल एसेट है उससे मुझे 50% ज़्यादा रिटर्न मिले हैं। मतलब 8 की जगह 12, तो सिर्फ 4 नहीं है, बराबर है। एक्चुअल रिटर्न मेरे 50% मोर देन ट्रेडिशनल एसेट है। तो जस्ट एक 25 साल की जर्नी में एक इन्वेस्टर बिहेवियर ये क्या मायने रखता है? 25 साल काफी लंबा पीरियड हो जाता है, राइट। उसमें हर तरह की
पर्सनल लेवल पे भी हम बात करें तो क्राइसिस भी आती है, अच्छी पीरियड्स भी आते हैं। एंड जनरली जब भी अच्छे पीरियड्स आते हैं या तो तभी हमने क्राइसिस के लिए प्रोवाइड करना चाहिए। तो तभी अगर हम अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं अक्रॉस एसेट क्लासेस की, हमने थोड़ा सा डेट में इन्वेस्ट किया जो हमारा इमरजेंसी लिक्विड फंड बना, थोड़ा सा जो हमारा नियर टर्म 2-3 ईयर्स में हमें लग रहा है कि ये फंड्स की हमें जरूरत पड़ेगी, तो वो भी हमने थोड़े डेट फंड्स को एलोकेट किया। तो उस तरह से बेस्ड ऑन आवर गोल्स, बेस्ड ऑन आवर नीड्स, हमने अलग अलग एसेट क्लासेस में पैसा डालना चाहिए। बट जो हमारा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, जो एकदम हम देखते हैं कि ये हमें 10 साल 12 साल तक जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें हमने ये ऐसा एसेट एलोकेशन करना चाहिए जहाँ पे इक्विटी थोड़ा हाई हो बट साथ में बाकी सारे एसेट क्लासेस भी आपको का एक्सपोजर मिले। जनरली इसको हम मल्टी एसेट या एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट को एक वेज थाली बोल सकते हैं। परफेक्ट एग्जांपल कि आपको एक ही प्लेट में सारे अलग अलग तरह के टेस्ट मिल रहे हैं। हाँ, कि आपको तीखा भी मिल रहा है, मीठा भी मिल रहा है, सॉल्टी भी मिल रहा है, आपको टैंगी भी मिल रहा है। तो हर एक तरह का टेस्ट आपको एक ही थाली में मिल रहा है। एंड जब भी हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तभी हमने जैसे बोला कि अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग फ्लेवर है, तो वैसे ही पोर्टफोलियो में भी अलग अलग फ्लेवर होने चाहिए। अगर मैं ऐसा कहूँ कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैंने 150 स्टॉक ले ली है, तो एट द एंड ऑफ द डे ऐसा हो गया कि एक प्लेट में मैंने सारी मिठाइयाँ एक साथ भर दी है। हाँ, या तो सिर्फ चटनी मसाले, सिर्फ चटनी या मसाले ले लिए, तो वो डाइवर्सिफिकेशन होगा नहीं। वो एट द एंड ऑफ द डे इट कैन लीड टू अ बैड रिजल्ट कि बहुत मीठा खा लिया तो डायबिटीज हो सकता है। उसी तरह से अलग अलग स्वाद होना थाली में बहुत जरूरी है। तो ये डाइवर्सिफाइड एसेट क्लासेस ऐसे होने चाहिए कि जो एक साथ ना चले बट अलग अलग चले, यानी हर एक का अलग फ्लेवर हो, अलग टेस्ट हो, उस तरह से डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली सर के कहने से मुझे ये पता चला कि घर की थाली या होटल में भी हम स्वादिष्ट जैसे वेज थाली बोलते हैं, अगर वैसे हम खा लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट कम हो जाएंगे पर्सनल हेल्थ पर। वैसे ही पर्सनल वेल्थ पर अगर मल्टी एसेट या एसेट एलोकेशन कैटेगरी है तो अपनी वेल्थ जनरेशन में वो साइड इफेक्ट कम आने के चांसेस कम आएगी और एक्सीडेंट भी कम हो जाएंगे। सही बात। तो इसमें भी एक जस्ट सुना है, एक आप तो फिनटेक कंपनी से हो, आपका तो टेक्नोलॉजी या मोमेंटम में मास्टरी है, तो ये मोमेंटम या फिनटेक या टेक्नोलॉजी और उसके साथ वेल्थ क्रिएशन, तो इसमें मैंने सुना है कि आपने जैसे किसी भी धर्म ग्रंथ में उसका एक शास्त्र होता है, चाहे बाइबल हो, कुरान हो, बुद्धिस्ट का गीता या बुद्धिस्ट का जो हम त्रिपिटक बोलते हैं या जैन का है, वैसे किसी भी धर्म में एक शास्त्र होता है। सही बात है। वैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट के लिए शायद शास्त्र उजागर कर लिया है, और वो शास्त्र एक्चुअल है क्या? शास्त्र एक हमारा प्लेटफॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक होलिस्टिक एसेट एलोकेशन एंड सिस्टमैटिक टेक्निकल रिस्क असेसमेंट। बहुत मैं जानता हूँ बहुत लंबा है, बहुत सारे वर्ड्स है। इसे 2 पार्ट में देखते हैं। जो पहला पार्ट है इट्स अबाउट एसेट एलोकेशन, कि हमने एसेट एलोकेशन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। दूसरा पार्ट है स्त्र, जो हमें हमारे पोर्टफोलियो के रिस्क बताता है कि बहुत बार कैसा होता है कि हमें हमारे बायसेस दिखते नहीं है, हमें हमारा जो फेवरेटिज्म है वो दिखता नहीं है, हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं दिखते। तो ये डेटा से हमें हमारा जो डिसीजन है हम ले पाए बेटर, हम हमारे जो स्ट्रैटेजी है उसको और बेटर फॉलो कर पाए। जैसे हम शास्त्र बात करते हैं राइट, कि शास्त्र है वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है हमारे। हाँ। तो उसी तरह से हमने जो ये शास्त्र क्रिएट किया है इन हाउस एट ग्रो, ये हमें हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फंड। जैसे भी हमने स्ट्रैटेजी रन करनी है तो वो हमें एक बहुत अच्छे से डेटा बैक्ड डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, जहाँ से हम बायसेस को थोड़ा साइड में रख सके। मार्केट स्ट्रक्चर्स जो नए नए चेंज हो रहे हैं, जो रोज चेंज होते हैं, उसे हम अच्छे से पहचान सके और उसको हम फॉलो कर सके। ये हमारा ध्येय है, टू यूज दिस शास्त्र टेक्नोलॉजी फॉर अ लॉट ऑफ आवर फंड्स। तो शास्त्र को हम ऐसे देख सकते हैं कि डरावने माहौल में या जब भी सिचुएशन या कंडीशन डेंजरस या प्रॉब्लमेटिक दिखती है आगे की या इन्वेस्टमेंट जर्नी में, तो इसको एज अ अपना हैंड ब्रेक या ये जो हम क्या बोलते हैं कार को एयर बैग्स, हाँ, वैसे काम करेगा एक्सीडेंट में बचाने के लिए। नहीं सर, सो ये थोड़ा अलग एनालॉजी है
कि शास्त्र जो है, जैसे हमने बोला कि हर एक धर्म की एक अपनी ग्रंथ होती है, फिलोसॉफी होती है, तो वो हर एक धर्म में वो जनरली रोज पढ़ते हैं। कि हम गीता की बात करें तो गीता रोज पढ़नी चाहिए, कुरान की बात करें तो वो भी पढ़नी चाहिए रोज, राइट। तो उसी तरह से शास्त्र भी हमें रोज हेल्प करता है, क्योंकि मार्केट सिचुएशंस जो है वो बदलते रहते हैं। तो बदलते हुए मार्केट सिचुएशंस में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, डेटा को देखते हुए उसमें हमें हेल्प करता है। तो खराब टाइम में भी हमें वो बताता है कि ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल की वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए हैं, अर्निंग्स ग्रोथ स्लो हो रही है, कंपनी में जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत बढ़ रही है। तो ऐसे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स से हमें शास्त्र हेल्प करता है कि आज हम मार्केट में कहाँ खड़े हैं, हमारा आज मार्केट का आउटलुक क्या है। उन सारी चीजों में हमें शास्त्र काफी हद तक हेल्प करता है। एंड उसमें खराब समय भी आ गए और अच्छे समय भी आ गए कि आज फॉर एग्जांपल की मार्केट समझो बहुत ही वैल्यूएशन वाइज सस्ता हो जाता है, तो शास्त्र हमें अगेन वो रास्ता दिखाता है कि ये सस्ते मार्केट में हम कैसे और बेटर कर सकते हैं। या एक्सपेंसिव मार्केट है, यानी हम बहुत 140 के स्पीड में चल रहे हैं, तो शास्त्र मार्केट 140 के स्पीड में चल रहा है तो शास्त्र में बताएगा कि अभी बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, आप बहुत हाई स्पीड पे चल रहे हो तो बहुत ज्यादा केयरफुल होना है। या जबकि हम सिर्फ 30-40 की स्पीड पे चल रहे हैं तो शास्त्र में बताएगा कि ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आप यू हैव मोर रूम, तो आप अच्छे से और ज्यादा थोड़ा बीटा बढ़ा सकते हो पोर्टफोलियो का। ऐसा बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं शास्त्र के थ्रू। तो सर आरजीएफएस का भी मतलब राम गायकवाड़ फिनसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का भी एक सपना है कि मुझे बहुत सारे लोगों को ये इन्वेस्टर जर्नी में लाना है और उनको फिनेंशियली फ्री करना है, राइट। तो उसके लिए मैं तो एक माध्यम हूँ। बराबर। साध्य तो इन्वेस्टर का होगा कि उसको फिनेंशियल फ्रीडम पाना है। तो सारे व्यूअर के लिए आप लास्ट का कोई मैसेज देना चाहोगे कि वेल्थ क्रिएशन जर्नी में क्या फॉलो करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए? तो काफी यूनिवर्सली एप्लीकेबल प्रिंसिपल्स है ये कि हर जगह आप यूज कर सकते हो। कि सबसे पहला तो ये है कि बहुत ज्यादा ग्रीडी नहीं बनना है, उससे नुकसान हो सकता है। बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक भी नहीं बनना है, उससे आप काफी रिटर्न मिस कर सकते हो। दूसरा चीज ये है कि आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, राइट। आप समझो आईटी में हो तो आपको सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से समझता है। तो उसी तरह से जब आप फाइनेंस की बात करते हैं तभी यू शुड ऑलवेज हायर और कंसल्ट एन एक्सपर्ट। तो उससे क्या होगा, क्योंकि जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है हम गोल्ड में डाल लेंगे, एफडी में डाल लेंगे, मैनेज हो जाएगा। लेकिन जब एक एक्सपर्ट आता है और आपके फाइनेंसेस मैनेज करता है, एंड फाइनेंसेस ऐसी चीज है जो हमें एक बहुत लंबे टाइम तक अफेक्ट करती है, राइट। स्पेशली इंडिया में जहां हम बात करें कि अपना जो एवरेज पर कैपिटा जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है, वो बहुत कम है। तो हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरत है कि हमें कोई एक्सपर्ट आए और हमें हेल्प करे टू मेक आवर वेल्थ बिगर विथ लोअर एक्सीडेंट्स, लोअर ड्रॉडाउन्स, एंड दैट्स इट। कि खुद से सारी चीजें करनी नहीं चाहिए, थोड़ा एक्सपर्ट का एडवाइस लेना भी बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा आपने सुझाव दिए। तो मैं सभी व्यूअर को यही बोलना चाहूँगा कि अगर हम हेल्थ के लिए अच्छा एक्सपर्ट ढूंढते हैं, अगर हम खाने के लिए अच्छा होटल ढूंढते हैं, लेकिन जिंदगी जिस पर हमारी चलने वाली है उस वेल्थ के लिए हम एक्सपर्ट के पास ना जाते हुए कोई रिलेटिव फ्रेंड उनकी कहानी बातों में आके कहीं पर पैसे डुबा देते हैं और बाद में जो हार्ड अर्न मनी है उसको हम जीरो कर देते हैं और उसके बाद हमारा हेल्थ भी बिगड़ जाता है, साइकोलॉजी भी बिगड़ जाता है। तो सभी व्यूअर को एक ही है कि आप कोई भी आपका एक्सपर्ट ढूंढिए और एक्सपर्ट से सलाह लेके ही इन्वेस्टमेंट जर्नी कंटिन्यू कीजिए। तो सर यहाँ आप आए, दिल से शुक्रिया। थैंक यू बुलाने के लिए।